नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सोल्यूशन में। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं अध्याय नंबर 7 यानी कि 1857 के विद्रोह की। तो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके पीछे बहुत सारे कारण थे, यानी कि बहुत सारे रीजंस थे, जैसे धार्मिक हो गए, कुछ राजनीतिक हो गए, कुछ जनजातीय विद्रोह हो गए, यानी कि जो ट्राइब्स थे वो भी खुश नहीं थे, अंग्रेजी सरकार की पॉलिसीज थे, और जो पीजेंट थे, किसान थे, है ना, वो भी खुश नहीं थे। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा थे, जो नेटिव नेटिव राजा थे, उनके लिए भी काफी अच्छी नहीं थी। बहुत सारे राजाओं को, जैसे कि झांसी हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया और सब्सिडरी अलाइंस हो गया, उनके थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, उन्होंने धीरे धीरे जो भी प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो भी राजा थे, उनके राज्यों को छीन लिया था और उनको उनके साथ बहुत ही एक डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर किया था। और साथ ही साथ जो लोग थे, यानी कि जो कॉमन पीपल्स थे, वो भी खुश नहीं थे। जो किसान थे, जमींदार थे, छोटे जमींदार थे, वो भी बिल्कुल भी अंग्रेजी सरकार की हुकूमत से खुश नहीं थे। और इन लास्ट ये हुआ कि सबका सब एक विस्फोट सा फूटा, जिसकी वजह से क्रांति ने जन्म लिया। तो देखते हैं इसके मुख्य कारणों को। तो मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इनमें जो मेन है वो आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक और कुछ बाहरी कारण हैं। अब अगर हम बात करें आर्थिक कारणों की, यानी कि इकोनॉमिक रीजंस की, तो सबसे जो मेन इसमें ये चीज आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई थी, बट धीरे धीरे उसने पूरी इंडिया को कैप्चर कर लिया। और उनके पास एक अपनी आर्मी भी थी, जहां से पहले उन्होंने प्लासी वॉर से स्टार्ट किया था 1757 से, फिर बक्सर वॉर में चले गए, फिर इलाहाबाद की यूनिटी 1765 में होती है। वहां से उन्होंने पहले बंगाल, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, इन जगह में अपनी प्रेसिडेंसीज बनाई, अपना किले बनाए, और उसके बाद भारतीय देसी रियासतों के राजा थे, उनमें डिवाइड एंड फूड की नीति से पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया था। तो आर्थिक कारणों की अगर बात की जाए तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय उद्योग धंधों को पूरी तरह से नष्ट कर लिया था। इसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी वो फ्री ट्रेड पॉलिसी थी, यानी कि जो 1813 में कंपनी ने मुक्त व्यापार की फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिससे सिंपली जो फायदा हुआ था वो ब्रिटिश ट्रेडर्स को हुआ था, वो भी एक्सपोर्ट्स में उनको फ्री छूट मिल गई थी। जिस वजह से क्या हुआ था, जो भारतीय परंपरागत तकनीक से बने हुए जो हस्तशिल्प थे और जो देसी कारीगरी थी, उसके जो सामान थे वो इंडियन मार्केट में एज वेल एज फॉरेन मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाए। यानी कि होता क्या था कि जो विदेशों से जो सामान आता था उसमें जो ड्यूटी लगती थी वो बहुत कम लगती थी, और इसके उल्टा जो यहाँ से जो सामान विदेशों में जाता था उसमें बहुत ज्यादा ड्यूटी लगती थी। यानी कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो उसमें जो ड्यूटी, अगर आप सोच लीजिए कि 15% की अगर ड्यूटी इसमें पड़ जाए, तो वहां जब वो इंग्लैंड में या किसी बाहर देश में वो सामान जाएगा तो वहां उसके जो प्राइस होती थी वो बहुत बढ़ जाती थी, जिस वजह से वहां की लोकल मार्केट में वो सामान बहुत महंगा बिकता था एज कम्पेयर टू उनके सामान के अकॉर्डिंग, और वो सामान अपनी कॉम्पिटिटिवनेस खो देता था और वो वहां पर बिक नहीं पाता था। और इसके उल्टे जो ब्रिटेन से आने वाला सामान था वो बहुत ही सस्ता था, और यहाँ के मार्केट को उसने पूरा भर दिया था। यहाँ से जो कच्चा सामान था उसको एक्सपोर्ट किया जाता था बहुत सस्ते दामों में, और विदेशों से, यानी कि मशीनों से बना हुआ जो सामान था वो इंडिया में आता था बहुत ही सस्ते दामों पे, जिस वजह से भारतीय उद्योग धंधे एकदम बर्बादी के कगार में पहुंच गए थे और बर्बाद हो गए थे। इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था वो यहाँ के कपड़ा और रेशम क्षेत्र को हुआ था। और साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, यानी कि जो लैंड ट्रांसमिशन की जो पॉलिसी थी, जो भूमि हस्तांतरण की जो पॉलिसी थी, वो भी लीगल हो गई थी, यानी कि और जिसने किसानों को अपनी लैंड से बेदखल कर दिया था, और नवाब और बड़े बड़े राजाओं के हाल भी खराब हो गए थे उस स्कीम के तहत। साथ ही साथ खेती में कोई सुधार नहीं किया गया था, जैसे नील विद्रोह भी एक हुआ था बाद में। इस वजह से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत कम हो गई थी, और किसान अपने पे लगने वाले टैक्सों को चुकाने में भी समर्थ नहीं थे। यानी कि अगर बात की जाए तो भारत से जो खनिज और सस्ते श्रमिक थे, उन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना भर दिया था, जिससे जनता में बहुत ही आक्रोश हो गया था, और यही आक्रोश धीरे धीरे करके क्रांति की शक्ल में बदल गया। हम देखें अगर राजनीतिक रीजनों को, यानी कि राजनीतिक कारणों को, जो पॉलिटिकल रीजंस थे, वो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज इंडियन प्रिंस के अकॉर्डिंग, यानी कि देसी राजाओं के साथ
तो वो थी जैसे सब्सिडरी अलायंस हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, इन्होंने एजिटेशन यानी कि विद्रोह को भड़काया था। इसमें अगर बात की जाए तो दो गवर्नर और दो लीडर्स सामने आते हैं, जैसे लॉर्ड वेलेजली हो गए और लॉर्ड डलहौजी हो गए। लॉर्ड वेलेजली की एक सब्सिडरी अलायंस थी, ये बहुत ही हेल्पफुल थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को के एक्सपेंशन में, और दूसरा थी लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। इसके तहत भी अंग्रेजी सरकार ने अपनी हुकूमत के तहत देसी राजाओं के राज्यों को अपने में ले लिया था। अगर बात की जाए सब्सिडरी अलायंस की, तो ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं को सैन्य बल रखने से रोक दिया था, और इसके बदले वो अपने सैनिक यानी कि अपने यूरोपियन सैनिक देसी राजाओं की हिफाजत में लगाया करते थे, और अपनी अंग्रेजी सेनाओं का जितने भी एक्सपेंशंस होते थे, जितने भी खर्चे होते थे, वो देसी राजाओं पर थोप दिए जाते थे। इंग्लिश रेसिडेंट रखना भी उनके लिए जरूरी हो गया था, जो उनको रखना ही जरूरी था, और साथ ही साथ उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज थी, यानी कि अन्य विदेशी ताकतों के साथ वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोल हो गई थी। यानी कि अब देसी राजा फ्रांसीसी और अदर फॉरेन पावर्स के साथ कोई भी रिलेशन टाई अप नहीं कर सकते थे। इसके लिए उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि जो पैरामाउंट गवर्नमेंट जो कहलाती थी, उससे परमिशन लेनी जरूरी हो गई थी। तो सब्सिडरी अलायंस से अंग्रेजों के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य पूरे हो गए थे। एक तो उनका अन्य यूरोपियन ताकत थी उनसे भी बचाव हो गया था, और साथ ही साथ देसी राजाओं की जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी उनमें भी उनका एक इंटरवेंशन यानी कि हस्तक्षेप हो गया था। हम देखें अगर लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी को, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी कुछ इस तरह थी कि जो भी नेचुरल हियर थे यानी कि जो उत्तराधिकार होते थे, अगर कोई देसी राजा अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कोई एडॉप्टेड सन ले ले, कोई दत्तक पुत्र ले ले, तो उनको जो अंग्रेज थे वो इलीगल मानते थे कि वो नेचुरल हियर नहीं हो सकते थे, या उनको एडॉप्टेड सन लेने की परमिशन तभी थी जब ब्रिटिश पैरामाउंट गवर्नमेंट उनको ये राइट दे कि वो किसी सन को एडॉप्टेड कर सकते हैं अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। इस पॉलिसीज का काफी विरोध हुआ, और इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी ने बहुत से देसी राजाओं को अपने में ले लिया, जैसे झांसी, उदयपुर, संबलपुर, नागपुर, ये सभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन आ गए। जो इंडियन किंग्स थे वो बहुत ही गुस्से में आ गए, और वो बहुत ही एक अपॉर्चुनिस्ट मूवमेंट के लिए अपने को तैयार करने लग गए। अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की, तो प्रशासनिक कारण भी इसके लिए उत्तरदायी थे, यानी कि करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, स्पेशली लाइक पुलिस और लोअर कोर्ट लेवल। जो पुलिस थी और लोअर कोर्ट जो थी, इवन उसमें भी करप्शन था। यानी कि जो भारतीय लोग अंग्रेजी गवर्नमेंट के यहाँ काम करते थे उनके साथ भी एक डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखा गया था, और इवन कोर्ट्स तक में भी वही भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई जाती थी। जो अंग्रेज थे वो अपने आप को एक सुपीरियर रेस समझते थे, उनको एक रेशियल कॉम्प्लेक्स था। आगे चलकर भी यही चीज रही, यानी कि जिसको हमने इल्बर्ट बिल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे आगे। वहां पे भी ये होता था, इवन जो जुडिशरी सर्विस थी वहां पे भी एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, और जो इंडियन जज होते थे वो यूरोपियंस को ट्रायल नहीं कर सकते थे। ये पॉलिसीज और ये जो रीजंस थे वो आगे भी चलते रहे, और बहुत लंबे टाइम तक ही इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया। और साथ ही साथ जो भारतीय लोग थे उनकी जो मेजर और जो रैंक होती थी वो हमेशा अंग्रेजी लोगों से बहुत कम होती थी, बहुत निम्न दर्जे की होती थी, और उनके जो वेतन भत्ते होते थे वो भी बहुत कम होते थे। तो ये सारे के सारे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस थे जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट को भड़काने में बहुत मदद करी। अब अगर हम देखें सोशियो रिलीजियस फैक्टर की, यानी कि जो सामाजिक कारण थे, तो उनमें कुछ कारण बहुत ही मेन थे, यानी जिसको हम बोल सकते हैं बहुत ही की पॉइंट्स थे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन यानी कि रंग भेद की नीति। दूसरे कारणों की अगर हम बात करें, जैसे इंग्लिश बिलीव्स दैट इंडियंस आर सेकंड ग्रेड पीपल, जो सेकंड दर्जे के लोग हम भारतीयों को समझते थे। तीसरा, प्रमोशन इन सर्विस इज बेस्ड ऑन द रिलीजन, द वन हु ऑप्ट क्रिश्चियनिटी विल इजीली प्रमोट, यानी कि अगर कोई भारतीय क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करे या क्रिश्चियनिटी धर्म को ले ले तो उसको प्रमोशन मिलने के जो चांसेस होते थे वो बहुत ज़्यादा हो जाते थे। और इसके पीछे जो रीजंस थे वो यही थे कि अंग्रेज अपना जो धर्म था यानी कि जो क्रिश्चियनिटी थी उसको बढ़ाना चाहते थे,
और हिंदू धर्म और यानी कि जो भारतीयों का जो धर्म था, मूल धर्म था, उसको हटाने की सोचा करते थे। फिर अगर हम चौथा रीजन देखें तो एक रिलीजियस इंटॉलरेंस भी थी, यानी कि पीपल बोथ इंडियंस एंड मुस्लिम्स अफेक्टेड एंड दे आर वेरी डिसग्रंटल्ड, है ना। जो भारतीय और हिंदू और मुस्लिम जो दोनों धर्म के लोग थे वो इससे काफ़ी आहत थे। हम बात करें अगर आउटसाइड इवेंट्स की, तो बहुत सारे आउटसाइड इवेंट्स भी हुए थे, जैसे एंग्लो अफगान वॉर भी थी, पंजाब वॉर भी थी, क्रीमिया वॉर भी थी और वेलोर म्यूटिनी जैसे कुछ बाहरी कारण थे जिसमें अंग्रेजी सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, या यानी कि उनको कहीं ना कहीं बहुत क्षति हुई थी, जिससे भारतीय लोगों का और देसी राजाओं का मनोबल बहुत बढ़ गया था। साइकोलॉजिकली उन्हें लगता था कि अगर अंग्रेजी सरकार पर एक साथ हमला किया जाए तो उनकी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंका जा सकता है। इसमें जैपनीज रूसो वॉर भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर था, यानी कि एक वॉर थी जिसमें रशिया जो कि यूरोपियन रेस थी वो एशियन रेस यानी कि जापान से हार गई थी। फिर हम जो सबसे मेन रीजन देखें वो था सैनिक विद्रोह यानी कि सेपॉय म्यूटिनी। अब जो सेपॉय म्यूटिनी थी उसके पीछे भी कुछ कारण थे, यानी कि जैसे जो अंग्रेजी सरकार का एक रूल था कि जो भी भारतीय सैनिक होते थे या जो भी सैनिक होते थे ब्रिटिश सरकार में, उनको कुछ टाइम तक बाहर यानी कि फॉरेन में सर्विस देनी होती थी, और इसके लिए जो एकमात्र साधन था वो सी को यानी कि समुद्र को क्रॉस करना होता था, जो कि भारतीय और भारतीय धर्म के लोगों के लिए सही नहीं था। इस वजह से भी जो सेपॉय थे यानी कि जो सैनिक थे उनमें एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फीलिंग पैदा हो गई थी। और दूसरा जो सोल्जर्स थे यानी कि जो देसी सोल्जर्स थे उनकी जो सैलरी थी वो भी बहुत कम थी। और एक और रीजन जो इसके पीछे था वो ये था कि सोल्जर्स वेयर डिनाइड टू वेयर थिंग्स दैट लिंक्ड विद देयर कास्ट रिलीजन, यानी कि जो सैनिक थे उनको ऐसी चीजों को रखने से मना किया गया था जैसे कि दाढ़ी हो गई, जो कि उनके धर्म विशेष को बताता था। तो इसी वजह से जो सिपाही विद्रोह था वो फैल गया था या सिपाही विद्रोह स्टार्ट हो गया था। इसके साथ ही कुछ ऑनगोइंग र्यूमर्स भी थे, जैसे एक र्यूमर ये था कि 1857 का जो रिवॉल्ट होगा उसमें पूरे 100 साल पूरे हो चुके होंगे बैटल ऑफ प्लासी से, और ये एक र्यूमर था कि 100 साल बाद जो ब्रिटिश सत्ता है वो अपने आप उखड़ फेंक जाएगी। और चपाती एंड लोटस फ्लावर वर डिस्ट्रीब्यूटेड सीक्रेटली एंटायर पार्ट रिगार्डेड एज साइन ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि चपाती यानी कि रोटी और कमल के जो फूल थे वो सीक्रेटली पूरे नॉर्थ में और पूरे साउथ में बांटे जाने लगे, जो कि एक रिवॉल्ट के साइन थे। अब अगर हम बात करें विद्रोह के प्रारंभ की, तो विद्रोह का जो प्रारंभ हुआ था यानी कि जो रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को रॉयल इनफील्ड राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया था, क्योंकि होता यह था कि जो उसके जो कैट्रिज था यानी कि जो कारतूस था वो उनको लगता था कि वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ था, जिस वजह से जो चीज़ थी वो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स के लिए एकदम गलत थी। तो उन्होंने पूरी बटालियन ने उस राइफल्स को यूज़ करने से एकदम मना कर दिया था, जिसके अगेंस्ट फिर मंगल पांडे को भी फांसी हुई थी, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। और फिर से क्या हुआ था, एक सैनिक विद्रोह स्टार्ट हुआ था जिसमें पूरी जो सेना थी, कुछ सैनिक एक टुकड़ी थी, उन्होंने रॉयल इनफील्ड राइफल्स को यूज करने से मना कर दिया था। उसके अगेंस्ट जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनको कैद कर लिया था और उन सोल्जर्स की बंदूकें भी छीन ली थी। क्रांति की अगर हम चिंगारी की बात करें तो क्रांति जो पूरी तरह से वो 10 मार्च 1857 से स्टार्ट हो गई थी, और क्रांति मेरठ से दिल्ली पहुंची और सबसे पहले कर्नल रेपली की हत्या की गई थी। और जैसे ही क्रांति स्टार्ट हुई तो अलीगढ़, इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, बुंदेलशहर ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो फिर इस क्रांति का जो एक सांकेतिक मुखिया था उसको बहादुर शाह जफर को बनाया गया। इसमें शामिल होने वाले अगर हम जिलों की बात करें तो वो अवध, बुंदेलखंड, मध्य भारत, बिहार और केवल पूर्वी पंजाब का एक पार्ट शामिल हुआ था। एक चीज नोटेबल है, यहाँ पे केवल पूर्वी पंजाब है, यानी कि पश्चिमी पंजाब नहीं है, पूर्वी पंजाब यानी कि। तो इसमें अगर आप देखें कि जो एग्जैक्टली हुआ क्या था, किसान, दास्तकार, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जमींदार थे, धार्मिक भिक्षु थे, पुजारिन थे छोटे छोटे, और जमींदार और छोटे जमींदार थे, उन्होंने बड़े महाजन थे और उन्होंने बड़े जमींदारों पर हमला कर दिया और अपनी जो डेप्ट यानी कि जो ऋण के सामान थे उनको भी सब जला दिया
और ऋण के जो रिकॉर्ड थे उनको भी सबको जला दिया। जैसे ही सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा किया उसके 1 महीने बाद ही ये जो विद्रोह था वो पूरे भारत में फैल गया। अब अगर हम बात करें विद्रोह के प्रमुख केंद्र और नेतृत्व की, तो सबसे पहले जो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, पर उसके बाद जब वो पहुंचा दिल्ली में तो उसके जो एक्चुअल लीडर थे वो जनरल बख्त खान थे। हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में नाना साहिब यानी कि जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे वो कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। बात करते हैं जब हम लखनऊ की, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, वो लखनऊ से अपने पुत्र यानी बिरजिस कादर के साथ क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। बरेली से खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। बिहार से जब हम देखते हैं तो कुंवर सिंह आ जाते हैं। कुंवर सिंह एक जमींदार थे, काफी वृद्ध जमींदार थे। फैजाबाद यानी कि अवध की बात करें तो वहां पे मोहम्मद मौलवी अहमदुल्ला थे जो क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। बात करें अगर झांसी की जो एक प्रमुख केंद्र था, तो वहां से रानी लक्ष्मीबाई क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। ये भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण काफी आक्रोश में थी। इलाहाबाद से अगर हम बात करें तो लियाकत अली इसका नेतृत्व कर रहे थे। ग्वालियर से अगर हम देखें तो तात्या टोपे क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। संबलपुर की अगर देखें तो वहां से सुरेंद्र साई क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और मेरठ से कदम सिंह क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये जो नेता थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन कभी कभी एग्जाम्स में इनकी लोकेशन कि किस क्षेत्र से कौन से नेता विद्रोह कर रहे थे ये भी पूछा जाता है। तो अगर हम देखें दिल्ली को, यानी कि जो विल्सन स्मिथ निकोलसन जो थे उन्होंने दिल्ली में जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस कर दिया था, उसको दबाया था और बहादुर शाह जो थे वो अरेस्टेड हो गए थे एंड ही इज डिपोर्टेड टू रंगून, है ना, उनको रंगून भेज दिया गया था। फिर हम देखें जैसे कानपुर को, तो सर ह्यूज व्हीलर जो थे कानपुर से उन्होंने सरेंडर कर दिया था नाना साहिब के सामने, बट बाद में फिर जो कमांडर थे यानी कि कॉलिन कैंपबेल थे उन्होंने कानपुर को फिर दोबारा रिकैप्चर्ड कर दिया था। पूरी क्रांति को सप्रेस्ड करने में यानी कि दबाने में कॉलिन कैंपबेल का काफी बड़ा योगदान था। उन्होंने न सिर्फ कानपुर में बल्कि लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल ने अपनी गोरखा रेजिमेंट की हेल्प से क्रांति को दबा दिया था। अगर हम देखें विद्रोह के दमन को, तो विद्रोह के दमन में जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने भी काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, यानी कि सिख और जो मद्रासी सैनिक थे उनकी सहायता से और साथ में जो गोरखा रेजिमेंट थी जो हमने अभी देखा उसकी सहायता से क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की गई थी भारतीय सेना ने, जो कि ब्रिटिश शासन के अधीन थी और काम कर रही थी। और दूसरा इसके सबसे बड़ा कारण जो ये था कि अलग अलग समय में क्रांतियों का होना, यानी कि उनमें एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, यानी कि एक फिक्स टाइम पे ही हर जगह पर क्रांति होती तो इसके जो रिजल्ट्स थे वो कुछ और होते। इसी कारण 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया गया था। अब अगर हम देखें विद्रोह की असफलता के कारण, तो सबसे पहला जो कारण इसमें था कि सभी वर्गों का शामिल न होना, कि बहुत से जो सेनाएं थी और बहुत से जो राजा थे जैसे ग्वालियर के राजा हो गए वो भी विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण जो क्रांति थी वो उस प्रभावी तरीके से नहीं हो पाई जिस तरीके से उसे होना चाहिए था। दूसरा था एक संगठन व विचारधारा का अभाव, एक ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी, एक फिक्स टाइम में क्रांति का स्टार्ट ना होना, देसी राजाओं का देशद्रोह रुख और क्रांति की आग जो थी वो पूरे देश में फैली नहीं थी। अन्य कारणों की अगर बात करें तो हथियारों की कमी, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे, जो भारतीय राजा थे, उनके पास हथियारों की कमी थी। जो मॉडर्न हथियार थे, बंदूकें थी, उनकी कमी थी। और जो सहायक साधन होते हैं जैसे टेलीफोन्स हो गए, रेल कम्युनिकेशन हो गई, इनकी भी कमी थी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो सैनिक संख्याओं में अंतर था कि ब्रिटिश फौज जो थी जिसमें भारतीय एज वेल एज यूरोपियन सैनिक भी थे वो बहुत बड़ी थी भारतीय फौजों और देसी फौजों की तुलना में। पर इस क्रांति से एक बात और सामने आती है, हिंदू मुस्लिम एकता का जो नया मॉडल था वो भी सामने आता है। जैसे नाना साहिब को जो अजीमुल्ला थे उनका समर्थन था और रानी लक्ष्मीबाई को जो अफगान सैनिक थे उनका भी सपोर्ट था। तो ये हम कह सकते हैं कि भारत के लोगों में 1857 और 58 के टाइम पे जो लोग थे उनमें सांप्रदायिकता और पंथवादी वो नहीं थे, जैसा आगे हमको केवल 1920 में यानी कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे देखने को मिलता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम एकता दोबारा से केवल लास्ट टाइम दिखाई देती है। फिर हम देखें अगर रिजल्ट ऑफ रिवॉल्ट यानी कि रिवॉल्ट जो क्रांति हुई उसके परिणाम क्या हुए, तो जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ब्राउट अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1850, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ भारतीय
गवर्नमेंट एक्ट जो बना 1858, उसके अधीन अब जो भारत था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश क्राउन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया, और एक नया पद बनाया गया जिसको बोला जाता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको कि काउंसिल से समर्थन प्राप्त था। वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया। इससे पहले यानी कि 1857 से पहले वो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के पास था। साथ ही साथ जो यूरोपियन सोल्जर्स थे उनकी संख्या भी बढ़ गई, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो लगता था कि भारतीय सैनिकों की संख्या कम और यूरोपियन सैनिकों को अच्छे से दक्ष किया जा सके। साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी थी, जो पूरी भारतीय सैनिक थे, उनको मार्शल और नॉन मार्शल क्लास में बांट दिया गया, जिसके तहत जैसे गोरखा, पंजाब यानी कि सिख और जो मद्रासी सैनिक थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई और उनको एक मार्शल रेस बनाया गया। और साथ ही साथ जो रेसेस ने यानी कि जिन सैनिकों ने विद्रोह किया था उनको नॉन मार्शल रेस कहा जाने लगा। जैसे अवध हो गया, कहाँ वो अवध हो गया, संयुक्त प्रांत हो गए, और बंगाल के सैनिकों को। बंगाल के लिए जो सोल्जर्स का रेशो था वो 1:2 था, और मद्रास और मुंबई के लिए जो सेना का जो रेशो था और वो 2:5 रखा गया, यानी कि बंगाल के लिए 2 भारतीय सैनिकों पर 1 यूरोपियन सैनिक, और मद्रास और मुंबई के लिए 5 भारतीय सैनिकों पर 2 यूरोपियन सैनिक रखे गए। साथ ही साथ भारतीयों को मेन ब्रांच से दूर रखा गया, यानी कि ऐसी ब्रांच जिनके पास खतरनाक हथियार, आर्टिलरीज, बंदूकें होती थी और तोपखाने होते थे, वहाँ पे यूरोपियन सैनिकों को रखा गया और भारतीय सैनिकों को वहाँ से हटा दिया गया। और साथ ही साथ भारतीय सैनिकों में कहीं ना कहीं नेशनलिज्म की भावना दोबारा से पैदा ना हो सके, इसके लिए अलग अलग बटालियंस बनाई गई जिनको कास्ट, रिलीजन, प्लेस इनके अकॉर्डिंग अलग अलग करने की कोशिश की गई। और इंडियन आर्मी हो गई यानी कि भारतीय सैनिक हो गए, और प्रशासनिक स्तर पर भी कम्युनलिज्म यानी कि सांप्रदायिकता और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके तहत इंडियन सोल्जर्स को भी ट्रीट किया गया। और एक सबक जो अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजी सत्ता ने लिया था वो ये था कि भारतीयों में जो क्रांति थी वो ज़्यादातर धर्म की वजह से पैदा हुई थी, इसलिए उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस को लेने की सोच बनाई, यानी कि भारतीयों के धार्मिक और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ज़्यादा न करने की नीति बनाई गई। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर में हमने जाना क्रांति की स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन कौन से राजाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और क्या इसके रिजल्ट्स हुए। इसमें कुछ बड़े जमींदार और जैसे ग्वालियर के राजा हो गए, उन्होंने भारतीयों का साथ नहीं दिया था, यानी कि देसी राजाओं का साथ नहीं दिया था। और इवन जो ग्वालियर के राजा थे उन्होंने आगरा में शेल्टर ले लिया था, यानी कि वो आगरा में छुप गए थे। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तब तक के लिए जुड़े रहिए वीडियो के साथ।